हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस का, और लास्ट सेशन में मैंने क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस की आपको पूरी एक डिस्क्रिप्शन दी थी कि क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस हैं, और फिर हमने स्टेज वाइज अप्रोच को भी डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन पार्ट बचा हुआ है वो है रिपोर्टिंग का। दो कि मैंने क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस के अंदर आपको रिपोर्टिंग की भी काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस की थी, बट कुछ और एस्पेक्ट हैं कि रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, टेक्निकल रिव्यूअर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिपोर्ट्स को बनाते वक्त, एंड फ्यू मिसलेनियस टॉपिक। तो वो आज हम इस सेशन में कवर अप करेंगे और उसके साथ ही फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार पहले आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजें जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 में हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि टेक्निकल रिव्यूअर ऑन साइट रिव्यू कंप्लीशन के बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करता है टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को, एज वेल एज टू द QRB को। देन इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिट फर्म अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी टेक्निकल रिव्यूअर को, एंड टेक्निकल रिव्यूअर इस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी QRB को सबमिट कर देगा। देयर आफ्टर टेक्निकल रिव्यूअर अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा अपने लेटर हेड के ऊपर और उसको QRB को सबमिट करेगा, और उसकी एक कॉपी ऑडिट फर्म को भी भेजी जाएगी। देन ऑडिट फर्म अपना फाइनल रिप्लाई देगी QRB को विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। देन टेक्निकल रिव्यूअर QRB को एक समरी उसकी फाइनल फाइंडिंग्स की, फाइनल रिप्लाई की और उसके फाइनल कमेंट्स की सबमिट करेगा विद इन 7 days। देन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप टेक्निकल रिव्यूअर की इन फाइंडिंग्स को और ऑडिट फर्म के रिस्पॉन्सेस को कंसीडर करेगा और रिकमेंडेशंस देगा QRB को, एंड देन फाइनली QRB विल कंसीडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द क्वालिटी रिव्यू ग्रुप एंड डिसाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट सेशन में हमने क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के रेफरेंस में क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किस तरीके से कंसीडर करेगा, क्या वो रिकमेंडेशंस देगा, उन सबको हमने लास्ट सेशन में कवर अप कर लिया था। नाउ अब इसी रिपोर्टिंग के इन्हीं पॉइंट्स की एक डिटेल्ड डिस्कशन हमारी पेंडिंग है, तो वो आज हम कवर अप करेंगे। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, बहुत जनरल पॉइंट्स। रिपोर्टिंग, technical reviewer based on the conclusions that are being drawn from the working from the review वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करता है एंड सब्सिक्वेंटली फाइनल रिपोर्ट इशू करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट शैल बी इशूड इन द फॉर्मेट दैट मे बी स्पेसिफाइड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टाइम टू टाइम। जो टेक्निकल रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है, एक क्लीन रिपोर्ट हो सकती है और दूसरी मॉडिफाइड रिपोर्ट हो सकती है। जैसे आप ऑडिट में पढ़ते हैं, यदि ऑडिटर सेटिस्फाइड होता है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन वो क्लीन रिपोर्ट देता है, अदरवाइज वो मॉडिफाइड रिपोर्ट देता है। इन अ सिमिलर मैनर यदि टेक्निकल रिव्यूअर सेटिस्फाइड है विद द वर्किंग ऑफ द ऑडिट फर्म देन वो एक क्लीन रिपोर्ट इशू करेगा, अदरवाइज वो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। तो रिपोर्ट की मॉडिफिकेशंस कब होगी? यदि टेक्निकल रिव्यूअर सेटिस्फाई नहीं है विद द फाइंडिंग्स, उसको लगता है नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं। नॉन कंप्लायंसेस किसके? प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के। नॉन कंप्लायंस हुआ है किन चीजों का? लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। डेफिशिएंसीज है किसमें? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर। तो ऐसी सिचुएशंस में जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। अ क्लीन रिपोर्ट indicate
The technical reviewer is of the opinion that statutory audit that are being conducted by audit firm under review ensures the quality of audit services rendered. However, technical reviewer may qualify the report in the following situations. First one, non-compliance with technical standards and other relevant guidance. अदर रेलिवेंट गाइडेंस का मीनिंग याद है? दो वर्ड पढ़े थे, वन इज गाइडेंस नोट एंड सेकेंड वन इज द कोड ऑफ एथिक्स. नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन में डेफिशिएंसीज हैं एंड नॉन कंप्लायंस हुआ है क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क का, दैट मींस क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का. So these are the various situations जहां पर टेक्निकल रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है. ये आपको लर्न करना है. इसका क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एक. अगस्त 2018 के मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, रिव्यूअर्स बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिव्यू शैल इशू अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट and subsequently the final report. A clean report indicates that reviewer is of the opinion that affairs are being conducted in a manner that ensure the quality of services rendered. However, a reviewer may qualify the report due to one or more reasons. In view of above, give examples of the situation where reviewer may qualify the report. तो वो चार एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए. नंबर वन, नॉन कंप्लायंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट गाइडलाइंस. सेकंड, नॉन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन. नंबर तीन, डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है इन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में, या फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के रिलेशन में जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई गई हैं उनमें नॉन कंप्लायंसेस. सो तीन तो हो गए नॉन कंप्लायंस. Non-compliance with technical standard, non-compliance with law and regulations, non-compliance with quality control policies and procedure. And fourth, quality control system की policies and procedures में deficiencies हैं, या system में deficiencies कह लो, framework में deficiencies कह लो. Next, what are the reporting responsibilities of the technical reviewer? जनरल पॉइंट्स है सारे, जैसे आप ऑडिट के अंदर करते हो कि जो टेक्निकल रिव्यूअर ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर किन किन चीजों को कवर अप करना है. कोई डेफिशिएंसीज उसने आइडेंटिफाई की तो वो देगा, कोई डेफिशिएंसी उसको नहीं मिली वो बताएगा. लेकिन क्या टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट इस चीज की कोई एश्योरेंस है, गारंटी है कि इस ऑडिट फर्म ने जिसका रिव्यू किया गया है उसने एक बेटर तरीके से ऑडिट को परफॉर्म किया है? डेफिशिएंसीज का फाइंड आउट ना होना क्या ये शो करता है कि दैट ऑडिट फर्म ने जो किया वो सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और कोई डेफिशिएंसीज नहीं है? ऐसा नहीं है. टेक्निकल रिव्यूअर ने जिन चीजों को चेक किया उसमें नहीं मिला, जिसके बेस पर हम एक ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो एंगेजमेंट्स चेक नहीं की गई हैं उनके अंदर डेफिशिएंसीज नहीं होंगी. हर एक सिस्टम में अपनी कुछ कमियां होती हैं और टेक्निकल रिव्यू जब किया जाता है, क्वालिटी रिव्यू जब किया जाता है बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, वो एक सेलेक्टेड एंगेजमेंट्स को रिव्यू करता है. दैट डज नॉट मीन कि बाकी एंगेजमेंट्स के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज नहीं है. तो ये कोई गारंटी नहीं है इस चीज का कि क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको रिव्यू कर लिया गया है वो एक विदाउट एनी डेफिशिएंसी, विदाउट एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है. जैसे ऑडिट के अंदर हम एक डिस्क्लेमर देते हैं दैट audit has been performed in accordance with the standards on auditing, audit was planned in accordance with standards on auditing, and however audit suffers from some inherent limitations and as a result of which some misstatements may remain and may not be detected. तो in a similar manner क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस तो हमेशा रहेंगी और वो डेफिशिएंसीज हो सकता है रिव्यूअर की वर्किंग के दौरान ना आई हो. तो इन चीजों को भी जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाएगा. सो जैसे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखता है, इन अ सिमिलर मैनर टेक्निकल रिव्यूअर भी क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट को बनाते वक्त उसी एंगल से काम करता है. चलिए,
टेक्निकल रिव्यूअर्स दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। जैसे ऑडिटर ओपिनियन देता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू एरर और फ्रॉड। टेक्निकल रिव्यूअर क्या ओपिनियन देता है कि जो सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल के फॉर द पर्पस ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज दैट आर बीइंग रेंडर्ड बाय द फर्म अंडर रिव्यू आर डिजाइन्ड so as to carry out the professional attestation services assignment in a manner that ensures compliance with applicable technical standard and maintenance of the quality of attestation services they perform. So opinion express की जाती है किसके ऊपर? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, whether the quality control system are being designed in a manner so as to ensure compliance with the technical standard and maintenance of the quality of attestation services. टेक्निकल रिव्यूअर का रिव्यू, अब ये लिमिटेशन की बात आ गई, would not necessarily disclose all weaknesses in the quality of attestation work or all instances of lack of compliance with applicable technical standard. ऐसा क्यों? Because of the inherent limitations in the effectiveness of any system of quality control. So inherent limitations होती हैं हर एक सिस्टम की जिसके कारण डिपार्चर में बी देयर जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. So there are inherent limitations in the effectiveness of any system of quality control. Departure from system may occur and may not be detected. So यहां पर बेसिकली जैसे हम ऑडिट के अंदर लिमिटेशंस की बात करते हैं तो क्वालिटी रिव्यू सिस्टम के अंदर हमने लिमिटेशंस की बात की. क्या जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो अपने आप में कोई गारंटी होती है एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी, एज टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजंस? नहीं होती. ऐसे 200 के अंदर हम पढ़ते हैं. तो इन अ सिमिलर मैनर कि जो क्वालिटी रिव्यू है क्या वो फ्यूचर के बारे में ये कह सकता है कि ये फर्म हमेशा बेटर तरीके से ही काम करेगी? कोई गारंटी दे सकते हैं इस चीज की? नो, ऐसा नहीं है. प्रोजेक्शन ऑफ एनी इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू फ्यूचर पीरियड, कि फ्यूचर में भी ये ऑडिट फर्म इसी तरीके से काम करेगी, इट सब्जेक्ट टू द रिस्क कि आज जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं दे माइट नॉट बी इफेक्टिव टू दैट एक्सटेंट जो आज की डेट में है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस दैट मे अकर इन द फ्यूचर. सो प्रोजेक्शन ऑफ any evaluation of the system of quality control to future period, it's subject to the risk that system of quality control may become inadequate because of changes in conditions or degree of compliances with the policies and the procedures may deteriorate. So in the process, the technical reviewer also identified what they considered to be the deficiency and the defects in और criticisms of the firm quality control system. So, जो रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमने एस्पेक्ट डिस्कस किए, ये सिमिलर चीजें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट भी होती हैं. यदि आप इन पॉइंट्स को ऑडिटर से कंपेयर करो, जैसे टेक्निकल रिव्यूअर ओपिनियन दे रहा है, वो ओपिनियन कैसी है? जैसे ऑडिटर ओपिनियन देता है. ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन दैट whether the financial statements are being prepared in all material respect as per applicable FRF. तो टेक्निकल रिव्यूअर ओपिनियन दे रहा है whether the quality control system ensures compliance of the technical standards and the quality of the attestation work performed by the audit firm under review. जैसे ऑडिट की रिपोर्ट अपने आप में it suffers from some inherent limitations. in the similar manner जो क्वालिटी रिव्यू है तो वहां पर टेक्निकल रिव्यूअर की जो रिपोर्ट है दैट आल्सो हैव सम इनहेरेंट लिमिटेशन. हर एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसके कारण सम डेफिशिएंसीज इन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में नॉट बी डिटेक्टेड, में नॉट बी आइडेंटिफाइड. एज अ रिजल्ट कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी कभी कंफर्म नहीं किया जा सकता. तो सिमिलर पॉइंट्स जैसे ऑडिट में है वैसे ही यहां पर दिए गए हैं. Next one, what are the basic elements of the reviewer report?
जैसे आप ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आ जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बातों की थी। और फिर ऑडिटर इसके अंदर एफआरएफ को आइडेंटिफाई करता है, स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसके बेसिस पर उसने काम किया, अपनी अप्रोच को आइडेंटिफाई करता है। तो इन अ सिमिलर मैनर जो रिव्यूअर है वो भी अपनी रिपोर्ट में इसी तरह से सारी चीजों को कवर अप करता है। यह टॉपिक भी आपको लर्न करना है। व्हाट शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर रिपोर्ट? द रिपोर्ट शुड कंटेन दो मेन बातों के ऊपर, जो हम स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे कि जो क्वालिटी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एनेबल करना है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, QRB को, टू असेस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो वही चीज यहां पर आएगी। नंबर 1, इन रिलेशन टू द एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी, एक, and elements relating to the quality control framework adopted by the audit firm under review। जहां तक ऑडिट क्वालिटी की बात आ गई, उसमें किन किन चीजों को कवर अप करना है? अ रेफरेंस टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप ऑफ रिव्यू एंड द पीरियड ऑफ रिव्यू along with the limitations if any on the review। हमारे रिव्यू के स्कोप में नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशन सर्विसेज कवर होती हैं। ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एंटिटीज, लिमिटेशंस क्या है हमारे ऊपर? वी आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स एज डिफाइंड बाय द QRB। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग instances of lack of compliance with technical standard, other professional and ethical standard and other relevant guidance। जहां पर भी आपको नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाइड हुए, स्टैंडर्ड्स को, अदर रेलिवेंट गाइडेंस को, या फिर इंस्टांसेस ऑफ लैक ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये तो बात हुई एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन वर्क, जिसमें आपने सबसे पहले रेफरेंस दिया है अपने काम का, अपने रिव्यू के स्कोप का, आपके ऊपर लगाई गई किसी तरह की लिमिटेशंस का, जो पीरियड आप अपने रिव्यू के अंदर कवर अप कर रहे हैं, स्कोप ऑफ रिव्यू, पीरियड ऑफ रिव्यू एज वेल एज लिमिटेशन। देन फिर आपने उन सब इंस्टांसेस को बताया जिनके कारण आपको लग रहा है दैट देयर इज अ लैक ऑफ कंप्लायंसेस, कंप्लायंस नहीं हुआ, नॉन कंप्लायंस के इंस्टांसेस कह सकते हैं। तो आप इस लाइन को नॉन कंप्लायंस के इंस्टांसेस कह लो या लैक ऑफ कंप्लायंस कह लो। सेकंड पॉइंट में टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने किसको कवर किया? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को, या लॉ एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं डेफिशिएंसीज इन द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, ऑडिट फर्म की। एन इंडिकेशन वेदर द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू हैज इंप्लीमेंटेड अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद रेफरेंस टू द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की एग्जिस्टेंस की ही बात करूंगा। क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? नंबर 2, इस सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? टेक्निकल रिव्यूअर की थी क्या? नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी? ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू की थी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी ऑडिट के केस में किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। एन ओपिनियन, क्या ऑडिट फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया गया है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर अटेस्टेशन सर्विसेज एंड वेदर इट हैज बीन कंप्लाइड विद ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू टू प्रोवाइड द रिव्यूअर क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज का? वेदर प्रोफेशनल, एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग कंप्लाइड विद इन ड्यूरिंग द अटेस्टेशन वर्क और नॉट।
whether law and regulations are being complied with in all material respect during the attestation work or not. To provide the reviewer with reasonable assurance of complying with the technical standard, professional and ethical standard, other relevant guidance, relevant law and regulation in all material respect. Where the technical reviewer concludes that a modification in the report is necessary, in that case, a description of the reasons for the modification is to be given. Report of technical reviewer should also contain the suggestion. Preliminary report का reference दिया जाएगा. An attachment which describes the quality review conducted, including an overview and information on planning and performing the review. तो ये एलिमेंट हैं जो टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं. और जो रिपोर्ट है ये रिव्यूअर अपने लेटर हेड के ऊपर देगा. रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय द रिव्यूअर and should be addressed to the board and should be dated as the date of the conclusion of the review. तो ये हमारा टॉपिक हुआ as to the elements of technical reviewer report, जो टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट के एलिमेंट्स हैं. इसके ऊपर भी आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट इज अप्रैल 18 के मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है. दिखा देता हूं मैं इसमें आपको. अप्रैल 18 के मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है. रिव्यूअर बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द क्वालिटी रिव्यू shall issue a preliminary report and subsequently the final report. As a quality reviewer briefly discuss the basic elements of the quality review report. क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? तो एक बार मैं आपको इसकी क्विक रिवीजन करवा रहा हूं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एलिमेंट्स क्या क्या हैं ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट. की पॉइंट्स मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं. दो पार्ट में हम अपनी क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट को कवर अप करते हैं. पहला पार्ट्स एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी. दूसरा पार्ट एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क. पहले पार्ट के अंदर जो हमारी कवरेज होती है, नंबर 1 description of scope of review and period of review along with existence of limitations if any. This is in relation to audit quality. Second part, statement indicating lack of compliance किसके साथ? with technical, professional and ethical standards and other relevant गाइडेंस. तीसरे पार्ट में स्टेटमेंट इंडिकेटिंग लैक ऑफ कंप्लायंस किसके साथ? विद रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस. एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, इसके क्या क्या एलिमेंट हैं? एन इंडिकेशन
whether quality control system is implemented by audit firm under review। एक चीज। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AFUR किस चीज की? एज टू दिस इंप्लीमेंटेशन, कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिट फर्म की है, हमारी नहीं है। तीसरा पॉइंट, ओपिनियन किसके ऊपर? ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ quality control system, whether the quality control system is being designed in a manner that technical reviewer obtain reasonable assurance किस चीज का? that attestation work is being performed in compliance with the professional, ethical and technical standards and other related law and regulations। D point, रीजन्स फॉर मॉडिफिकेशंस इफ एनी, यदि कोई मॉडिफिकेशन दी गई है, रिपोर्ट को मॉडिफाई किया गया है, उसके रीजन। रेफरेंस किसका? टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। एंड लास्ट, अटैचमेंट which describes the conduct of quality review। So ये एलिमेंट है क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट के। सो अब इसके बाद आगे फिर डिस्कशन आ जाती है कि जो रिव्यूअर है वो रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते वक्त किन किन चीजों को कंसीडर करेगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में QRG क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के रेफरेंस में बात की थी। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के रेफरेंस में वहां पर हमने क्या कहा था कि क्वालिटी रिव्यू ग्रुप अपनी कंसीडरेशन जो देगा इस रिपोर्ट को, टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट को, और उसके बाद जो वो रिकमेंडेशन देने वाला है QRB को, वो रिकमेंडेशन को देते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखेगा। तो उसी तरह से जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो अपनी रिपोर्ट को देते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखेगा, वो अब हमें कवर अप करना है। कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ रिपोर्ट। टाइप ऑफ रिपोर्ट से मेरा मतलब दो तरह की रिपोर्ट है, एक क्लीन रिपोर्ट जिसको आप अनमॉडिफाइड भी बोल सकते हैं, और दूसरी मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट कब देगा? क्या क्या सिचुएशंस थी? जब नॉन कंप्लायंस मिला है। किसका? 1 2 3 बातों का नॉन कंप्लायंस मिला है। 3 बातों का क्या क्या थे वो? टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, या फिर डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है इन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती है। तो इन डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, टेक्निकल रिव्यूअर शुड कंसीडर द एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड डॉक्यूमेंट द ओवरऑल कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर बीइंग रिव्यू। तो बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस कलेक्टेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, type of report will be decided।
फर्स्ट वन, whether the policies and the procedures that constitute the system of quality control have been designed to ensure quality control to provide with a reasonable assurance of compliance with technical standard, other relevant guidance and other relevant law and regulation. अब आप कहोगे सर वही बात तो आ गई घूमकर, वही तो आएगी और आएगा क्या? क्वालिटी रिव्यूअर को करना क्या है? यही तो चीज चेक करनी है, क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है, ओके। क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है? किस चीज के लिए? टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड, कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन वर्क। बस। वेदर द पर्सोनल ऑफ द ऑडिट फर्म कंप्लाई विद द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पहले नंबर पर तो हो गया, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन की गई है टू एंश्योर द क्वालिटी कंट्रोल? क्या इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का कंप्लायंस किया जा रहा है बाय द पर्सोनल ऑफ द ऑडिट फर्म इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फर्म with reasonable assurance of compliance with technical, professional, ethical standard and other law and regulation? क्या ऑडिट फर्म की इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा रहा है? क्या ऑडिट फर्म ने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए एडिक्वेट मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट किया है? क्या ऑडिट फर्म के पास नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं फॉर कंसल्टेशन? Whether the skill and competence of the assistants are being considered before assigning any attestation work to them? ये लग नहीं रहा आपको कि जो SQC1 के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ह्यूमन रिसोर्स का, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का, कि ये सारे वही तो लिखे हुए हैं। Whether the progress of attestation work is monitored, work performed by each assistant is reviewed. अब इसके लिए यदि मैं आपको SQC1 का पॉइंट बता दूं, वो क्या था? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, वही तो है ये। और ये सारे क्या है? क्वालिटी कंट्रोल की बातें हैं। Whether the audit firm under review has established the procedure to record the audit plan, nature, timing and extent of auditing procedure performed and the conclusion drawn. क्या ये SQC1 में डॉक्यूमेंटेशन का एलिमेंट नहीं है क्या? डॉक्यूमेंटेशन, यस। Whether the audit firm maintains the audit documentation as per the relevant standards, SA 230 and other related standards, SA 230. Whether the audit firm verify the compliance with relevant law and regulation to the extent it has the material effect on the financial statements, and whether the internal control within the audit firm contribute towards the maintenance of quality of reporting. तो यही चीजें जिनके बेस पर टेक्निकल रिव्यूअर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है। यदि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इफेक्टिव नहीं है, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। यदि ऑडिट फर्म अपने स्टाफ की इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं कर रहा है, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट बीइंग मेंटेन, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। सो जो बेसिक चीजें हैं इन जनरल ऑडिट की, जहां पर भी ऑडिट के अंदर एक ऑडिट फर्म ने गलती की तो रिव्यूअर उस गलती को अपनी क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट के अंदर डाल देगा। तो रिपोर्ट किन सिचुएशंस में मॉडिफाई हो सकती हैं? वो सिचुएशंस जहां पर एज ए ऑडिटर एक ऑडिट फर्म को एक प्रॉपर डिसीजन लेना था इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड, इन कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन, देन उन्होंने नहीं दिया। तो दो तीन मेन चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की नॉन एग्जिस्टेंस
रिपोर्ट मॉडिफाई करा देगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी इनइफेक्टिवनेस रिपोर्ट मॉडिफाई करा देगा। नंबर 3, नेग्लिजेंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एज टू फुलफिलमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट को मॉडिफाई करा देगा। इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू की रिक्वायरमेंट्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट, जो चीजें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SQC1 होनी चाहिए थी वो नहीं है, रिजल्ट क्या होगा? रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड जरा रुकिएगा। चलिए, सो दिस इज अबाउट द वेरियस कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ रिपोर्ट। चेंजेस टू द रिपोर्टिंग फॉर्मेट और क्वेश्चनर। यदि QRB को ऐसा लगता है दैट इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस or any change in domestic law and regulation, any need arise to change the format of quality review questionnaire, reporting format, they may change। तो इसको तो नहीं भी लिखोगे, नहीं भी पढ़ोगे, तब भी इसका कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से मेंशन कर सकते हो। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास अथॉरिटी है, क्वेश्चनएयर को चेंज कर सकते हैं, वो कभी भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह के फॉर्मेट को। नाउ अब बात आ जाती है कंसीडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट को किसने कंसीडर किया? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने अपनी रिकमेंडेशन किसको दे दी? QRB को दे दी। QRB क्या एक्शन ले सकता है वो यहां पर है। QRG क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट्स को कैसे कंसीडर करना है वो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट बेसिकली इन रिलेशन टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रेफरेंस में है कि यदि क्वालिटी रिव्यू किया गया था उन ऑडिट फर्म का जिन्होंने ऑडिट की थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो ऑडिटर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? CAG करता है। उनके ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी कंपनी के साथ साथ कहां जाती है? CAG के पास जाती है। तो क्या CAG को भी यह जानने का अधिकार है कि जो ऑडिट फर्म जिनको गवर्नमेंट एंटिटीज की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट दी गई थी उनकी परफॉर्मेंस क्या है? जी हां, QRG की रिकमेंडेशंस ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर ऑफ अ PSU should be furnished to the office of CAG, और CAG के क्या व्यू हैं इसके ऊपर, ये व्यू भी किसके पास जाएंगे? QRB के पास जाएंगे along with the recommendations of QRG। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिकमेंडेशन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने किसको भेजी? QRB को भेजी। QR ग्रुप ने अपनी ये रिकमेंडेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रेफरेंस में किसको भेजी? CAG को भेजी। तो CAG के जो व्यू हैं इन रिकमेंडेशन के ऊपर वो भी किसके पास जाएंगे? QRB के पास जाएंगे। इन ऑल अदर केसेस क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिकमेंडेशन along with the decisions of the board on the quality of audit by auditor of a PSU shall be furnished to the office of CAG for information।
ये इन जनरल हो गया। Recommendations of the quality review group on the quality of statutory audit shall be placed before the board for its consideration। वो अभी पढ़ेंगे हम। The board may, after due considerations of the recommendations and comments of CAG office, decide क्या क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। द बोर्ड मे स्यू मोटो टेक सच फर्दर एक्शन एज इट मे डीम एप्रोप्रिएट। और यदि बोर्ड क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिकमेंडेशंस को नहीं मानता है, रादर उसके अगेंस्ट जाकर के अपना डिसीजन लेता है, देन रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करो। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिकमेंडेशंस क्या थी, ध्यान आ रही है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था और वो मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या क्या रिकमेंडेशंस अपनी दे सकता है। पहला, वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि इस मैटर को रेफर कर दिया जाए किसको, टू द डिसिप्लिन डायरेक्टरेट ऑफ द ICAI फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। और किस केस में था, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF। एक चीज। नंबर 2, नॉन कंप्लायंस है, सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस है किसके अंदर, विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस। नॉन कंप्लायंस है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, या डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क या तो बनाया नहीं गया या वो इफेक्टिव नहीं है, टू ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। बट यदि नॉन कंप्लायंस है टेक्निकल स्टैंडर्ड की या अदर रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन की, जो मटेरियल नहीं है, इन दैट केस एक एडवाइजरी गाइडेंस इशू कर दो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को, बस। लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या थी, बड़ी सिंपल, जहां पर आप सेटिस्फाइड है ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू से और कुछ माइनर सी चीजें हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं दैट आर क्लियरली ट्राइवियल इन नेचर, उस केस में ठीक मैटर को क्लोज कर दो, बात खत्म, बस। तो अब जो QRG ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उसके बेस पर QRB क्या करेगी। यदि QRG ने कहा कि मैटर को रिकमेंड करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्न करने वाला। यदि QRG ने कहा कि मैटर नीड टू बी रेफर टू द डिसिप्लिन डायरेक्टरेट ऑफ द ICAI फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, तो QRB को यह मैटर रिकमेंड करना पड़ेगा ICAI के डिसिप्लिन डायरेक्टरेट को, और नहीं करते हैं देन दे नीड टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। मेक recommendations to the council of ICAI for referring the case to the director discipline of the institute for consideration and necessary action under the Chartered Accountant Act 1949। एक चीज। दूसरी कंसिडरेशन क्या थी क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की, जब नॉन कंप्लायंस मिली है किसमें, प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में, अदर रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन में, अदर रेलिवेंट गाइडेंस के अंदर, देन बट मटेरियल नहीं है बहुत ज्यादा, क्या करना था, एडवाइजरी गाइडेंस नोट दे दो, ठीक है दे दो। इशू एडवाइजरी एंड गाइडेंस टू द ऑडिट फर्म फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एडियरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। A copy of such advisory may also be sent to the ICAI for information। दो हो गए। नंबर 3, जब मिस्टेक्स हैं बट दे आर क्लियरली ट्राइवियल, मींस इनको इग्नोर किया जा सकता है, देन टेक द मैटर ऑन रिकॉर्ड एंड क्लोज इट। लास्ट पॉइंट, कंसीडर द मैटर कंप्लीट एंड इन्फॉर्म द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू अकॉर्डिंगली। अब देखो इसके साथ 3 पॉइंट आपने यहां करे, तीनों ही पॉइंट क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के भी थे। इन एडिशन टू दैट
पॉइंट नंबर सी डी ई बहुत सिंपल है। यदि क्वालिटी रिव्यू करवाने के लिए आपको किसने कहा था? क्वालिटी रिव्यू करवाने के लिए हमें किसने कहा था? हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा था। कौन सी? आरबीआई ने कहा, सेबी ने कहा, आईआरडीए ने कहा, नफरा ने कहा। अच्छा, तो उनको बताना भी ड्यूटी बनती है। ठीक है। इन्फॉर्म डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडीज रेलिवेंट टू द एंटिटी एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ऑडिट फर्म को बताओगे कि तुम्हारे अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहे हैं? जी हां। इंटीमेट द ऑडिट फर्म एज टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एज वेल एज द एक्शन इनिशिएटेड एज अबव। In case of review arising out of a reference received from a regulatory body, inform the result of review, detail of action taken to the concerned regulatory body. So important है, याद रखना है, 4 से 6 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां पर आपको कमियां मिली हैं, डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुई हैं, क्या ऐसी सिचुएशन में आपका कोई मैकेनिज्म फॉर फर्दर फॉलो अप होना चाहिए? जी हां। तो क्या मैकेनिज्म है फॉर फॉलो अप ऑफ द रिव्यू फाइंडिंग्स? जैसे पीयर रिव्यू में था फॉलो ऑन रिव्यू, सिमिलर मैनर में क्वालिटी रिव्यू के अंदर भी ये चीजें आएंगी। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड shall require audit firm to submit a compliance report। जो हमने आपको गाइडेंस दी, एडवाइजरी दी इंप्रूवमेंट के लिए, जो आपके नॉन कंप्लायंसेस थे उनकी कंप्लायंसेस के लिए आपने उनका क्या कंप्लायंस किया है, उसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड फॉर अडॉप्टिंग नेसेसरी मेजर्स टू अवॉइड रेकरेंस। Or what are the corrective steps taken to the advisory or guidance issued by the QRB for improvement in the quality of services and adherence to various statutory and other regulatory requirements। तो पहला पॉइंट तो आ गया कि ऑडिट फर्म को एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी टू द बोर्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में फॉलो अप and review effectiveness of corrective action taken by the audit firm under review, or result of review shall be used for off-site monitoring या next on-site review। कि इस बार जो हमने फाइंड आउट किया है वो अगली बार उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। जैसे यदि आपको ध्यान हो, एक टॉपिक लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटिटी एंड ऑडिट फर्म, जिसमें कहा एक टॉपिक आया था क्वालिटी रिव्यू साइकिल का। क्वालिटी रिव्यू साइकिल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑडिट फर्म की कितनी एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है? जनरली 3। लेकिन यदि पास्ट रिव्यू में ऐसा था कि पास्ट रिव्यू में एडवर्स फाइंडिंग्स मिली थी, इन दैट केस क्वालिटी रिव्यू साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक, कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट जो मैक्सिमम 3 पर है कि 3 एंगेजमेंट एक्सेप्ट की जाएंगी, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो आपने अब काम किया उसके बेसिस पर हमने जो इंप्रूवमेंट सुजेस्ट की थी ऑडिट फर्म को, तो ऑडिट फर्म ने उन रिकमेंडेशंस के ऊपर, सुजेशंस के ऊपर कितना काम किया है वो अगली बार की नेक्स्ट रिव्यू के लिए आप यूज करेंगे, और हो सकता है आप जल्दी नेक्स्ट रिव्यू को करवा लें। इन केस ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन, नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू माइट बी ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर। केसेस ऑफ कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस आईसीएआई की काउंसिल को बताओ ताकि वो एक्शन ले सके। हॉरिजॉन्टल एंड इन-डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ साइट मॉनिटरिंग and on-site review to be conducted to identify industry-wise issues across the audit firm। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको क्वालिटी रिव्यू ग्रुप कराया था तो ये ग्रुप 2 तरह से बनते हैं, एक जनरल और दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक। और जब एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं तब भी
सेक्टर वाइज सिलेक्शन हो सकता है बेस्ड अपॉन मार्केट रिपोर्ट्स। तो मार्केट की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके बेसिस पर यदि किसी सेक्टर में पर्टिकुलरली किसी तरह की डेफिशिएंसीज नोटिस की जा रही हैं तो ऑन दैट बेसिस जो QRB है मॉनिटरिंग कर सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर रिव्यूज के। QRB may also share results of such analysis with the relevant stakeholder as decided by the board. So ये हमारा टॉपिक था about the mechanism for follow up of the review findings. Now इसमें अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा टॉपिक है, आपने तो सारे पॉइंट्स को उठाकर रीड कर दिया और जो जो कुछ पॉइंट्स थे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले उनको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने तो एक्सप्लेन कर दिया, हमारी तो मुसीबत हो गई। मुसीबत क्या हो गई, इतना याद कैसे रहेगा। इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल जो लिखा हुआ है उसी के नंबर देता है। अब ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। ठीक, एज अ टीचर, ठीक, जब हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने कंटेंट अवेलेबल है, हम इस कंटेंट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने बुक रखी है, मेरे सामने कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में एज अ स्टूडेंट आपको लिखना पड़ता है देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो वहां पर क्रैमिंग की बात आ जाती है। अब जब ये क्रैमिंग की बात आ जाती है तो कितना क्रैम करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसका सॉल्यूशन एज सच तो कुछ है नहीं, हमेशा से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्वालिटी रिव्यू का, पीयर रिव्यू का, या ऐसे जितने भी चैप्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, वहां पर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स की करो। कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। ठीक, कई बार आप मेरे से पूछते भी हैं तो मेरा एक ही रिप्लाई होता है कि आप मेन बुक में से एक बार थोरो रीडिंग जरूर करें। मैं भी जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं वो एक रीडिंग ही तो है, और है क्या। जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है उन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरप्रिटेशन तो यहां पर किसी चीज का है ही नहीं ना, कि कंपनी ऑडिट होता, कारो होता, स्टैंडर्ड्स होते, प्रोफेशनल एथिक्स होते, जहां पर लीगल मैटर्स है, इंटरप्रिटेशन है, जिनको डिस्कस डिटेल में करने की जरूरत है, वो तो इन चैप्टर्स में कुछ है ही नहीं। इन चैप्टर्स में तो प्लेन थ्योरी है जिसकी लर्निंग जरूरी हो जाती है एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इन चैप्टर्स की थॉरो रीडिंग लें, और मैंने कोशिश की है कि इन टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। बेशक प्योर थ्योरेटिकल है, मैं आपको यह भी कह सकता था आप सेल्फ स्टडी कर लेना, सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा ये चीज होती है कि हाँ, जब कोई पर्सन सामने डिस्कस कर रहा है तो वो चीजें शायद थोड़ी सी ज्यादा माइंड के अंदर सेट हो जाती है। दैट वाज द ओनली रीजन कि मैंने इन टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को आपको मेन बुक में से आपके साथ डिस्कस किया है। और अब आपको करना क्या है, जिन टॉपिक्स के आगे स्पेशली मैंने एल आपको मार्क कराया है उनको आपको लर्न करना होगा, और उनमें से एक दो क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एंड स्पेसिफिकली जिन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, जो ये क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के, मॉक टेस्ट पेपर के, आरटीपी के, स्टडी मटेरियल के जितने जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल था रिवाइज दिसंबर 20 का, उसके जितने क्वेश्चंस थे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। जब क्वेश्चन आंसर बेस पर याद करना शुरू करोगे तो काफी हद तक चीजें याद रह जाएंगी। क्रैमिंग है एक तरीके की, लेकिन इस पर जाना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए। तो सो विद दिस हमारा क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। एक टॉपिक जो टेक्निकल रिव्यूअर के अंदर मैंने छुड़वा दिया था, ये कहा था कि जब क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस करेंगे तो उसके साथ करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर गाइडलाइंस दी गई है टेक्निकल रिव्यूअर की कि जब आप टेक्निकल रिव्यूअर, जब आप क्वालिटी रिव्यू करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है।
अब वो सारी की सारी बातें वैसे हम क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में कवर अप करके आ चुके हैं। तो एक बार मैं आपके साथ इन बातों को और आपको करवा देता हूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि यहां पर आपको नहीं मिलेगी, वही पुरानी सारी डिस्कशंस जो हमने पहले क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस के अंदर की हैं, वही सारे पॉइंट्स यहां पर भी दोबारा से आएंगे। तो एक बार क्विकली इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल रिव्यूअर should adhere to principal requirements mentioned while preparing his report. It may be noted that जो ये requirement हैं ये उसकी interim as well as final report दोनों पर applicable होंगी। Technical reviewer should adhere to the guidelines given to him by the board from time to time, including क्या क्या है ये गाइडलाइन। नंबर 1, सारे पॉइंट पढ़े हुए होंगे। Technical reviewer shall himself make on-site visit along with the assistant, if any, to the audit firm under review for conducting the review of audit working papers. On-site visit करना है, खुद जाना, बस खुद जाना along with assistant. Technical reviewer shall follow technical guide on conducting quality review जो किसने इशू कर रखी होगी? डेफिनेटली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने। ओके, फॉलो टेक्निकल गाइड इशूड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। टेक्निकल रिव्यूअर इंक्लूडिंग असिस्टेंट विल हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय ऑडिट फर्म। यस, एक्सेस है, बिल्कुल है। हाउएवर, टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, टेक्निकल रिव्यूअर और असिस्टेंट को shall not make any copy of client file or record examined by him. उनकी कॉपी नहीं करानी चाहिए। ओके, टेक्निकल रिव्यूअर shall provide detailed comments giving proper justification and explanations। किसमें? अपनी फाइनल रिपोर्ट के अंदर देगा ही। Technical reviewer shall also refer other guidance provided by quality review board from time to time, such as audit quality review reports जो QRB इशू करता है, उनकी वेबसाइट पर है, मैंने आपको दिखाई भी थी ये रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, अदर गाइडेंस जो QRB टाइम टू टाइम देता है। मानना ही पड़ेगा, नहीं भी लिखते तब भी तो मानता ही हो, मना कर सकता है क्या? सोच कर देखो। Technical reviewer shall be required to segregate observation into those material and non-material. Review process के अंदर जो उसका अपना documentation है, technical reviewer should build in a review process to be able to review द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो किसने मेंटेन कर रखा है? ऑडिट फर्म ने, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यदि ऑडिट फर्म ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रखा है, देन टेक्निकल रिव्यूअर आपको अपना एक प्रोसेस बिल्टअप करना पड़ेगा टू रिव्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय ऑडिट फर्म इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। टेक्निकल रिव्यूअर specifically include a suitable paragraph in the review report on the adequacy of fraud reporting by the statutory auditor in their independent auditors report। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कहा गया है कि टेक्निकल रिव्यूअर आपको इंश्योर करना है कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर ड्यू कंसीडरेशन दें while performing the quality review। पॉइंट्स को याद करना चाहो कर लेना, बट आई थिंक सो कि कोई क्वेश्चन इनके ऊपर इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्रेम किया जाएगा या एग्जामिनर की तरफ से। बनने को तो क्वेश्चन बन सकता है, बट एज सच जो मुझे लगता है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये टॉपिक नहीं आता। इसके बाद लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं, इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे एक दो एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एस्टिमेट्स मेड बाय मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है।
कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस नहीं ले रखी हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जनरल पॉइंट्स के ऊपर लिए गए, कवरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट ऑन स्पेसिफिक आइटम। कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हो यहां पर। तो ये तो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही दे रहा हूं। स्टैंडर्ड्स की नॉन कंप्लायंसेस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नो, अब आपको मैं एक जल्दी से बता देता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें से लर्न करने चाहिए। टॉपिक बहुत बड़ा है, क्या क्या लर्न करने चाहिए टॉपिक्स को। नंबर 1, L1 इंट्रोडक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स टू बी लुक्ड इनटू टू एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। L2 ऑब्जेक्टिव्स। L3 स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। L5 functions of QRB. L6 powers of QRB, ये भी याद कर लेना। L7 coverage of services for quality review. L8 क्वालिटी रिव्यू साइकिल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पर। L9 stages involved in quality review process. रिकमेंडेशंस, क्यूआर ग्रुप जो क्यूआरबी को देता है L10। रिपोर्टिंग में ये L11। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज L12। एलिमेंट्स ऑफ रिव्यूअर रिपोर्ट L13। कंसिडरेशंस L14। एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय QRB L15। सिलेक्शन करते करते भी इतने सारे टॉपिक हो गए। एम्पैनलमेंट L16। टॉपिक, और ये चैप्टर 4 नंबर से ज्यादा का मुझे नहीं लगता कभी आएगा। और अभी इस चैप्टर में क्वालिटी रिव्यू है, जो अभी मैंने 16 टॉपिक बताए। पीयर रिव्यू तो सारा अलग से है, बट क्या करें, सिलेबस का पार्ट है तो एक 16 टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। हो सकता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाए। बट एग्जाम की यदि मैं बात करूं, इस चैप्टर में से क्वालिटी रिव्यू पर तो टॉपिक आज तक तो आया नहीं। मई 18 में ये सिलेबस में डाला गया था क्वालिटी रिव्यू का टॉपिक, आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है। बट 16 टॉपिक इसके ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि उनमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और 16 से ज्यादा टॉपिक ही ऐसे होंगे जो करा दिए हैं मैंने आपको, बट सिलेबस का पार्ट है। मेरी ओपिनियन में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने करा दिया है। और आप कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते तो उन रिमेनिंग टॉपिक को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का यही कहना होता है, सर उनमें से आ गया तो रिस्क है। तो थोड़ा सा रिस्क मुझे लगता है इस चैप्टर में 3-4 चैप्टर हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट का, ड्यू डिलीजेंस का, और एक ये वाला चैप्टर पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। इन 3 चैप्टर के अंदर तो थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। इसके साथ क्वालिटी रिव्यू का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सेशन को करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।